अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज मोहम्मद सादकीन सलाहुद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 14 जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है इस वीडियो को देखकर, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि आपका भी फायदा हो, उनका भी फायदा हो, आपके भी अच्छे नंबर आए, उनके भी अच्छे नंबर आए। तो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें और आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 14 के नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। जो पहला एमसीक्यू हमारा वो ये है, 2003 में आया हुआ ये सवाल। कहा जा रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स लग रही होती है चार्ज पार्टिकल को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, ठीक है, वो कितनी लग रही होती है। तो बच्चों यहाँ पर सारे ऑप्शंस गलत हैं, होना ये चाहिए था कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अगर इस सवाल में कहा गया है कि मैक्सिमम फोर्स कब लग रही है, तो मैक्सिमम फोर्स उस वक्त होगी जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर सवाल में ये कह रहे हैं कि बताइए कि द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, अगर मैं सवाल को थोड़ा चेंज कर दूं और ये कह दूं कि इस सवाल में कहा गया है द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सिमम फोर्स कब लग रही होती है, तो आंसर होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। और अगर कहा जाए मिनिमम फोर्स कब लग रही होती है, तो बच्चों आपको बता देते हैं, फोर्स मिनिमम उस वक्त होगी जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। तो बच्चों दोनों तरीके से आपको, या 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। पहला तरीका इस सवाल के पूछने का वो ये है कि ये बताइए कि चार्ज पार्टिकल को फोर्स कितनी लगती है, तो आप कहोगे क्यू वी बी साइन थीटा। मैक्सिमम फोर्स कौन सा एंगल पे लग रही होती है, चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री के ऊपर। मिनिमम फोर्स चार्ज पार्टिकल को कब लगेगी बच्चों, तो वो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है बच्चों, इस सवाल को रीड कर लें। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, इसको एक दफा अच्छे से पढ़ने। कहा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी में, और उसको फोर्स लग रही है। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी, काइनेटिक एनर्जी के, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एंड फील्ड, ठीक है, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स वो किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल किसके है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एंड फील्ड। क्योंकि साइन थीटा की मैंने अभी कहा था आपको, 90 डिग्री के ऊपर साइन थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगी, फोर्स मैक्सिमम होगी। तो इस सवाल में कहा गया है कि फोर्स जो लग रहा है, फोर्स वो क्या है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एंड फील्ड, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद अ वेलोसिटी v, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स परपेंडिकुलर टू, जो फोर्स लग रही होती है वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो अभी बच्चों ये तीनों सवालात एक ही पैटर्न के हैं, एक ही टॉपिक के हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें वी और बी है, परपेंडिकुलर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से सवाल आया बच्चों कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, जो कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों सवाल आपके सामने मौजूद है, आपके सामने फॉर्मूला होता है बी आई एल तो साइन थीटा, ठीक है। फोर्स जो कंडक्टर को लगती है उसका फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा। अच्छा, अब कहा गया है ये पैरेलल रखा गया है। पैरेलल का मतलब होता है एंगल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 डिग्री है। तो पूरा आंसर क्या हो गया, 0 आंसर हो गया। तो आपके पास ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म फील्ड इज गिवन बाय। तो आपको कहा गया फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए। तो बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए आपको एक काम करना है, वो ये है कि फोर्स के साथ लेंथ को डिवाइड कर देना है और यहाँ बचेगा बी आई साइन थीटा। तो आपने देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी आई साइन थीटा यहाँ मौजूद है फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही होती है करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितने एंगल पे लगती है। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है जो अभी नजर नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। तो कि F इज इक्वल टू बी आई एल और आगे है साइन थीटा, कि बच्चों अब साइन थीटा, अगर इस सवाल में कहा गया
मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगी, तो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा उस वक्त मैक्सिमम फोर्स होगी, और साइन थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो 90 डिग्री के ऊपर होती है, तो 90 डिग्री मौजूद नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर का वर्ड बताता है 90 डिग्री को, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों वो होता है वेबर। नेक्स्ट है एक टेस्ला किसके बराबर है, तो 1 टेस्ला क्या होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट डेल्टा ए, ठीक है। तो आपके सामने बी को अगर अलग करोगे तो ये होगा फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, फ्लक्स की यूनिट वेबर, इसके यूनिट फ्लक्स की यूनिट वेबर, ठीक है, फ्लक्स यूनिट जो है वो वेबर है बच्चों, एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, और फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, तो ये जब 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल इज। तो बच्चों आपके सामने सवाल मौजूद है, मैं सवाल जब रीड कर रहा होता हूं तो आपको चाहिए इस स्क्रीन के ऊपर जो सवाल है आप उसको देखो, ठीक है, ताकि मैं सवाल पढ़ूं तो आप उधर देखो, आप उधर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो मेरे जब मैं सवाल रीड करूं तो आप कोशिश करें आप स्क्रीन के ऊपर नजर रखें, ठीक है। तो आपको बता दें करंट कैरिंग कॉइल को जो टॉर्क लगती है उसका फॉर्मूला होता है BIAN cos अल्फा। बच्चों यहां पर कॉस पे डिपेंड कर रहा है, तो मींस कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कॉस की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है बच्चों, जब एंगल क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहां पर मौजूद है 0 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों 0 और आगे हो जाए डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि इस फॉर्मूले में टॉर्क है, ठीक है, सॉरी कॉस अल्फा है, कॉस मैक्सिमम 0 डिग्री के ऊपर होता है बच्चों। नेक्स्ट है द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज। अब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है बच्चों, आपको पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, ये चार्ज लेस होता है न्यूट्रॉन। तो कोई सा भी बॉडी ऐसा हो जो न्यूट्रल हो, कोई चार्ज ना हो, तो जब वो फील्ड में मूव करता है उसको कोई फोर्स नहीं लगती, जब फोर्स नहीं लगेगी तो उसका रास्ता क्या होगा, स्ट्रेट पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इट्स पाथ इज। याद रखिएगा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसका जो रास्ता होता है वो सर्कुलर पाथ होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको लगती है, तो सर्कुलर ऑप्शन इज राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेडी करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस। अगर किसी कंडक्टर में से, देखो मैं आपको इस बात को समझाता हूँ बच्चों, एक अगर अकेला चार्ज मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगती है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगती है। अगर अकेला चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, ठीक है। सॉरी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, ये बुक की लाइन में आपको बता रहा हूँ बच्चों, वो ये है कि अगर कोई अकेला चार्ज आइसोलेटेड चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, तो अगर वो किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा उसको इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, और अगर वो अकेला चार्ज किसी और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वहां पर भी उसको क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। सवाल में कहा गया अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स लगती है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगती। उसकी वजह ये होती है कि कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, दो पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस एक लेट्स सपोज करंट ऊपर जा रहा है एक वायर में, एक वायर में करंट नीचे आ रहा है। तो बच्चों अगर हम इसको राइट हैंड पाम रूल देखें तो यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी, ठीक है, और अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से होगी, एक तरफ होगी क्लॉकवाइज और एक तरफ होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों आपको पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो अलग अलग डायरेक्शन होती है, तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो फोर्स जो लगेगी वो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है, रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जब नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का रखा जाएगा किसी कॉइल के फेस के साथ
तो कॉइल का फेस क्या बन जाएगा, वो भी नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, वो भी नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को किसने बताया था? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताया था लेंज ने। लेंज ने कहा था लेंज लॉ में कि इंड्यूस करंट अपने कॉज को अपोज करने के लिए फ्लो करता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट किसने बताया? लेंज लॉ ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस एसी सर्किट में कौन ऑफर करता है? तो याद रखिएगा, हमारे जो पंखे होते हैं या मोटर्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इंडक्शन की यूनिट क्या होती है? इंडक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। बात ये कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को हमारी डिजायर वैल्यू के ऊपर मेंटेन करता है। तो इट मींस कि यहाँ पर वोल्टेज होगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ट्रांसफॉर्मर जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो यूज करते हैं वो कौन सा करंट के साथ इस्तेमाल होता है? तो सिर्फ एसी सर्किट में इस्तेमाल होगा, डीसी सर्किट में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें करंट चेंज करवाना होता है। तो एसी करंट इस्तेमाल इसीलिए करें क्योंकि चेंजिंग करंट होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ट्रांसफॉर्मर जो वर्क करता है बच्चों, वो कौन से फिनोमेना पे वर्क करता है? आपको पता है, ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। ट्रांसफॉर्मर वर्क किस पे करता है बच्चों? म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है कि प्राइमरी कॉइल का अगर फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में खुद से क्या आ जाएगा? ईएमएफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो कन्वेंशन हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो क्या करते हैं? करंट मूव होता है प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में कुछ भी नहीं होता। EMF is induced in the secondary coil by the changing magnetic flux. The heat is transferred from primary to secondary. तो बच्चों ऑप्शन बी इज राइट। EMF सेकेंडरी कॉइल में आ रहा होता है, किस वजह से आ रहा होता है? फ्लक्स उस सेकेंडरी कॉइल का क्या हो रहा होता है बच्चों? चेंज हो रहा होता है, इसीलिए सेकेंडरी कॉइल में क्या आ रहा होता है? EMF आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, सेम क्वेश्चन बच्चों रिपीट होगा इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है म्यूचुअल इंडक्शन की। तो म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ पर होता है बच्चों? आपको पता है ट्रांसफार्मर में होता है। तो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्शन की वो किसमें हो रही है? ट्रांसफार्मर में हो रही है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं बच्चों, आपके सामने मौजूद है ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला NS VS अपॉन VP बराबर होता है NS अपॉन NP। तो डायरेक्ट रिलेशन है। स्टेप डाउन का मतलब होगा, अगर, चलो पहले बात करते हैं स्टेप अप की। तो अगर हम चाहते हैं सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज है प्राइमरी के मुकाबले में, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्टेप डाउन की बच्चों, तो VS कम होना चाहिए VP के मुकाबले, मतलब वोल्टेज कम करे ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें NS भी क्या होगा? NP के मुकाबले में कम हो जाएगा। तो बच्चों NS इज लेस देन NP, तो यहाँ पर ऑप्शन है NS इज लेस देन NP। तो ये स्टेप डाउन की कंडीशन है। ठीक है, इसको याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कि जो ट्रांसफार्मर होता है कोर, उसको हम क्या लैमिनेट करते हैं, किस लिए? ट्रांसफार्मर के जो कोर उसको हम लोग लैमिनेट इसलिए करते हैं ताकि जो ये सारे फिनोमेना हैं, हीटिंग भी कम हो जाए, एडी करंट भी कम हो जाए, और फ्लक्स जो लीक हो रहा है वो भी कम हो जाए, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, मोशन ईएमएफ कॉइल में जो आ रहा होता है उसका सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला क्या है। मोशन ईएमएफ फॉर्मूला होता है VBL और साइन थीटा। तो बच्चों सबसे पहले किस चीज पर डिपेंड नहीं करता? मोशनल ईएमएफ डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा हो जाए, मोशनल ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है एसी जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, या हम एसी जनरेटर को अगर चाहते हैं डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना, तो क्या चीज रिप्लेस होती है बच्चों? तो याद रखिएगा, एसी जनरेटर को अगर डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है तो आप स्लिप रिंग को कम्यूटेटर के साथ रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उस डिवाइस का नाम, तो आपको पता है एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो ये होता है मोटर। ठीक है, और इसका अपोजिट अगर आ जाए कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? जनरेटर हो जाएगा। तो इस सवाल में कहा गया है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 यहाँ पर हमने मुकम्मल कर लिया है। ऑलमोस्ट सारे के सारे पास्ट पेपर्स के
जो एमसीक्यूज थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। होप सो आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों।